अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर सीरीज़। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज सेल के जो हम लेक्चर्स कर रहे हैं उस सीरीज़ का हमारा लास्ट लेक्चर है और सिर्फ 3 सेल ऑर्गेनेल्स हमारे पास बाकी रह गई हैं, उनकी हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सेंट्रियोल की, आज हम बात करेंगे नंबर 2 साइटोस्केलेटन की और आज हम बात करेंगे नंबर 3 प्लास्टिड की। अच्छा, मैं जब सोच रहा था तो आपको पता है कि सेल के अब तक के जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं वो सारे हमने वाइट बोर्ड के ऊपर किए हैं। वाइट बोर्ड की हमने हेल्प ली और वहाँ से हमने उनको समझा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपके साथ वो 3 सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करूं, मगर इसके अलावा सेल में जितना कुछ हमने अब तक पढ़ लिया है वो सारे के सारे मैं आपको डायग्राम की सूरत में जो है वो उसके डिफरेंट जो है वो डिपिक्शंस दिखाऊं, क्योंकि बोर्ड पे आपको पता है हम उतने अच्छे डायग्राम नहीं बना सकते जितने अच्छे डायग्राम हमें मिल जाते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हम बिना टाइम ज़ाया किए हुए। तो देखते हैं कि हमारे पास आज क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और राइट, खैर मुझे अब आप जान गए तो उसके लिए मैं ज़्यादा इसमें तरद्दुद में नहीं पड़ता। तो आइए सीधे आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल हैं और आज आपको ये नाम नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो आपके पास सेल है, ये वाला सेल, ये आप देख रहे हैं, ये आपका प्लांट सेल है और इसमें आपको ये सेल वॉल नज़र आ रही है। प्लांट सेल और दिस इज सेल वॉल। और उसके साथ आप देख रहे हैं बीच में ये साइटोप्लाज्म आपको नज़र आ रहा है और साइटोप्लाज्म में ये डिफरेंट तरह के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये चूंकि आपका प्लांट सेल है। अच्छा, फिर जब आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर हमारे पास ये आपका एनिमल सेल है। ये वाला जो सेल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये आपका एनिमल सेल है। ये वाला जो सेल है आपका, ये एनिमल सेल है। नाउ दिस इज द प्लांट सेल। अब आपको पता है कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं और ये नीचे एक बैक्टीरियल सेल भी यहाँ पे आपके सामने इन्होंने दिखाया हुआ है ताकि आपको पता लगे कि दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब ये जो बैक्टीरिया है इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल और जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है इट्स अ यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। इनमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक, हमने बात की थी, आपको याद होगा हमारे सेल वाले लेक्चर में जब हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात कर रहे थे कि ही एक्चुअली डिस्कवर्ड द सेल। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मेथियास श्लाइडन है, फिर थियोडोर श्वान है और रुडोल्फ विर्शॉ है। तीनों की आपको पता है कंट्रीब्यूशन थी सेल थ्योरी की डेवलपमेंट में, वो हमने बात की थी। अच्छा, उसके बाद ये आप जो आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं ना, दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप फर्क कैसे समझेंगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव्स को। ये जो लेंसेज आपको नजर आ रहे हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, नाउ दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। अगर आपको कोई माइक्रोस्कोप ऐसी नजर आती है जिस माइक्रोस्कोप के अंदर ये ऑब्जेक्टिव लेंस एक हो तो दैट वुड बी द सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर ये एक से ज़्यादा होंगे, जैसे यहाँ पर आपको 3 नज़र आ रहे हैं, तो दैट वुड बी आवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, फिर देखिए आई पीस भी यहाँ पर आपको 2 नज़र आ रहे हैं। एक आई पीस ये नज़र आ रहा है और दूसरा ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह की जो माइक्रोस्कोप होती हैं जिनमें आई पीस 2 होते हैं, दे आर कॉल्ड बिनोक्यूलर्स, बिनोक्यूलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पर इन्होंने मिरर की जगह बल्ब लगा रखा है, तो इट्स एन इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप और आप इसको बिजली की मदद से जो है वो चला सकते हैं बड़े मज़े से। उसके बाद ये जो माइक्रोस्कोप आपको नजर आ रही है ना, दिस इज दी एक्सरे माइक्रोस्कोप। होप मुझे लगता है कि आपने कभी एक्सरे माइक्रोस्कोप नहीं देखा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, आप देख रहे हैं। और ये अंदर यहाँ पर इस जगह पर इसके मैं आपके सामने लिए इसको मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ आपके पास, यहाँ पर इसके स्पेसिमेन को जो रखा जाता है। और ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज द प्रोजेक्टर स्क्रीन। ये प्रोजेक्टर स्क्रीन है और इस प्रोजेक्टर स्क्रीन पर आप जो चीज़ देख रहे होते हैं वो आप उसको देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। नॉट बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितनी ज़बरदस्त आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये सेटअप है, आप देख रहे हैं। ये इसके ट्यूब है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंबर्स होते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है और वो सारे मामला जो होते हैं वो चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और आप देख रहे हैं कि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एक बड़ी फैसिलिटी की जो है वो ज़रूरत होती है। पूरा इन्होंने एक कमरा इसको डेडिकेट किया हुआ है। खैर, अब ये हमारे पास सेल फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं टिश्यू सेल्स मौजूद हैं। उसके बाद आपने इनको होमोजेनाइज किया, होमोजेनाइज करके आपने इनको क्या किया जी, डिफरेंट पार्टिकल में तोड़ लिया। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट पार्टिकल थे जो आपको नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो है वो डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर और डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो आप अलग कर लेते हैं। और राइट, ये आपको सेल वॉल नजर आ रही है, यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं। ये प्लांट की ये सेल वॉल आपको नजर आ रही है बाहर से, ये इसकी सेल वॉल है, आप क्लियर बिल्कुल देख रहे हैं। और ये सेल वॉल आप देख रहे हो कि नेबरिंग प्लांट सेल से इस प्लांट सेल को जो है वो सेपरेट कर रही है। तो ये 5 एस्पेक्ट आपको इस सेल वॉल के नजर आ रहे हैं। फिर आप देखिए ये सेल वॉल की डिफरेंट आपको लेयर्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको नजर आ रही है ये वाली, नाउ दिस इज द मिडिल लेमिला, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने इसको मार्क भी किया हुआ है। फिर आप देखिए कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बीच में आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों होंगी। तो ये सेल वॉल को उन्होंने मेंशन किया हुआ है इधर इस जगह पर।
तो ये डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पर सेल्यूलोज फाइबर भी नज़र आ रही हैं और आपको हेमी सेल्यूलोज मटेरियल भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और साथ में पैक्टिन भी आपको नज़र आ रही है। और राइट, उसके बाद ये आपको वाइको डायग्राम है जिसमें आपको सेल वॉल नज़र आ रही है और आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल वॉल जो है वो कितनी यूनिफॉर्म जो है वो थिकनेस के साथ मौजूद है। जैसे कि अगर मैं इसको मार्क कर दूँगा इधर, तो ये आप देख रहे हैं ये पूरा इसके सेल वॉल की थिकनेस है और ये एक ऐसा सेल है जो अब स्क्लेरन गामा की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे सेल को, तो इसकी जो साइटोप्लाज्म होगा वो खत्म हो जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सपोर्टिव मूवमेंट में हम बात करेंगे उसकी। और ये हमारे पास जनाब अली हमारा न्यूक्लियस है और आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो न्यूक्लियस है, जैसा कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल आपको नज़र आ रहा है। ये सारा न्यूक्लियर मटेरियल है जो क्रोमेटिन नेटवर्क है। साथ में आपको ये डबल लेयर्ड इसकी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है और साथ में ये जो आपको सुराग नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी न्यूक्लियर पोर्स। अब एक चीज़ नोट कीजिए और आप ये बिल्कुल क्लियर नोट कर रहे होंगे कि इस वक्त इसमें क्रोमेटिन फाइबर हैं, इस वक्त इसमें क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि ये सेल इस वक्त इंटरफेज के अंदर है। जब ये सेल आपका माइटोटिक फेज में चला जाएगा, सेल डिवीजन में चला जाएगा, जैसे सेल साइकिल की सीरीज में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो यही क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको जो है वो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट नजर आने लगेंगे। और राइट, उसके बाद जनाब अली ये हमारे पास न्यूक्लियस की कोई डायग्राम है। ये आपको न्यूक्लियर पोर्स नजर आ रहे हैं, ये बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। साथ में ये जो अंदर आपको स्फेरिकल बॉडी नजर आ रही है, ये वाली बॉडी, नाउ दिस इज द न्यूक्लियोलस। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं, ये वाली बॉडी, ये न्यूक्लियोलस है, ये जो बॉडी है, ठीक है जी, जिसको मैं ये येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसके अलावा ये जो अंदर आपको बहुत सारे फाइबर नजर आ रहे हैं, ये जो आप डिफरेंट तरह के फाइबर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। नाउ दिस इज द क्रोमेटिन नेटवर्क और अगेन चूंकि ये इंटरफेस का सेल है इसलिए आपको न्यूक्लियोलस भी नजर आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट नजर आ रही है, क्रोमेटिन नजर आ रहा है। अगर ये माइटोटिक फेज होता तो ये सारी चीज़ें आपको पता है डिसअपेयर हो चुकी होती और क्रोमेटिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता हमारे क्रोमोसोम में। और राइट, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में आपको क्लियर यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नजर आ रही है। देखें, एक फॉस्फोलिपिड लेयर ये रही, दूसरी फॉस्फोलिपिड लेयर ये रही, क्लियर आपको नजर आ रही है बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपको ये आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन नज़र आ रहे हैं, ये आपको जनाब अली आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन नज़र आ रहे हैं, ये वाले। और आप देख रहे हैं कि ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि ऑलिगोसैकेराइड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बने हैं। साथ में फॉस्फोलिपिड के बीच में आप यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, ये रहे। तो ये बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा इसको हल्का करूँ ताकि आपको नज़र भी आता रहे जी। तो ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये। ऑलराइट, उसके बाद जब आप देखेंगे तो अगेन इससे आप देख रहे हैं इन्होंने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए अलग कर दिए। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ये बीच में आपको ये नज़र आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर ये रही। इसी तरीके से आपको ये इंट्रिंसिक प्रोटीन नज़र आ रही है। नाउ दीज आर दी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी आपको ये नज़र आ रही हैं। तो ये आपकी पेरिफेरली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक चीज़ नोट कीजिए, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट नहीं करनी है और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट कर रही है, जबकि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो उसको बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर रही। और ये आपके पास साइटोप्लाज्म की सेल की एक डायग्राम है जिसमें आपको बहुत सारे तरह के जो है वो सेल ऑर्गेनेल नज़र आ रहे हैं। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, ये आपका ईआर नज़र आ रहा है, ये आपको स्मूथ एंडुलर रेटिकुलम नज़र आ रही है, ये आपके पेरोक्सिसोम्स हैं जनाब अली, ये आपके लाइसोसोम्स हैं, ये जनाब अली आपका गोल्जी है, ये आपका वैक्यूल है। तो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं। ये न्यूक्लियस भी आपको नज़र आ रहा है और साइटोस्केलेटल फाइबर्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये राइबोसोम हमारे पास है। तो आप देख रहे हैं कि राइबोसोम का ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, उसके बीच में ये जो आपको थ्रेड सा नज़र आ रहा है, बेसिकली ये थ्रेड जो है दिस इज द मैसेंजर आरएनए और ये मैसेंजर आरएनए डीएनए का मैसेज लेके आया है जिसको कि राइबोसोम ट्रांसलेट करके जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट करके प्रोटीन जो है वो बना लेते हैं। इसी तरीके से आप मैंने आपसे बात की थी जब हम राइबोसोम की बात कर रहे थे कि राइबोसोम में आपको 3 यूनिट नज़र आते हैं। तो देखिए, ये इसका ए अटैचमेंट यूनिट है, ये इसका पी यानी पेप्टाइड लिंकेज यूनिट है और ये इसका ई यानी एग्जिट यूनिट है। तो यहाँ से ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आया, इस जगह पर यह आके अटैच हुआ, इस जगह पे इसने अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, इस जगह वो अमीनो एसिड देके एग्जिट कर गया। और आप देख रहे हैं जैसे ये मैसेंजर आरएनए को पढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रोटीन जो है वो बनती जा रही है। ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में आपसे और डिटेल में इसकी बात करूँगा। ये आपका जनाब अली माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्लियर बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर बिल्कुल नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, ये जनाब अली इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ये वाली, ये मीजोसोम आपको नज़र आ रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है, ये वाला स्पेस, ये आपका जनाब अली
इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है ये बीच में, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसका जो है वो डीएनए भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये देखिए ये इसका डीएनए, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है। इसके अलावा इसके अपने प्रोटीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी देखिए इसके डीएनए के मॉलिक्यूल ये रहा, एक डीएनए का मॉलिक्यूल ये रहा। तो ये बहुत सारे आपको डीएनए मॉलिक्यूल में नज़र आ रहे हैं। इसमें राइबोसोम भी नज़र आ रहे होंगे, और इसके अंदर जो लिक्विड जो भरा हुआ आपको नज़र आ रहा है, दिस इज द मैट्रिक्स जहाँ पे वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के सारे काम होते हैं। ऑलराइट, ये आपके पास जनाब वाली आपकी ईआर की डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये वाली जो ईआर है ये स्टडीड है। ये आपको छोटे छोटे से यहाँ पर मैं अगर मार्क कर सकूँ आप लोगों के लिए, तो ये बहुत सारे आपको छोटे छोटे से यहाँ पर ये देखिए ये रहे, ये छोटे छोटे से आपको राइबोसोम यहाँ पर अटैच नज़र आ रहे होंगे, ये रहे। और आप देखें जो बाहर वाली है इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। काम और सारे फंक्शन हमने इनकी बात की थी। अब देखिए ये मैंने आपके लिए इंटरनेट से जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक माइक्रोग्राफ निकाला है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। देखें किस तरह आपको ये कंसेंट्रिक जो है वो ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। तो ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये लेयर जो है वो ईआर की फैली हुई होती हैं, जो जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये आपके गोल्जी एपरेटस हैं। अब ये इसमें जो आप देख रहे हैं, मैं अगर आपके लिए इसको मार्क कर सकूँ, तो ये जो हमें इसकी नज़र आ रही है चीज़, ये इसकी सिस्टर्न है। ये जो इसका फ्लैटेड पार्ट है ये वाला, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ये मैंने इसको गलत कर दिया जी। तो अगर मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों के लिए मार्क कर सकूं, तो ये जो हमें इसकी मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, बॉर्डर नज़र आ रही है, ये बॉर्डर बेसिकली इसकी सिस्टर्न है, ये वाली बॉर्डर। और ये जो इसके अंदर खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये वाली खाली जगह, ये इसका लेमिली है। ठीक है जी, तो सिस्टर्नी और ल्यूमिन या लेमिन, और ये जो लेयर बाय लेयर एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, ये इसके लेमिली है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये न्यूक्लियस के नज़दीक मौजूद है। ये ओरिजिनल इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, जिसमें आपको इसके सिस्टर्न, ल्यूमिन और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर आपको इसके अंदर जो है वो नज़र आ रही। राइट, ये हमारे पास जनाब अली लाइजोसोम की डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लाइजोसोम आते हैं और डिफरेंट मटेरियल जो कि आपके सेल के अंदर एंटर होते हैं, उनको जो है वो डाइजेस्ट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ये देखिए ये एंजाइम रिलीज कर रहे हैं इसके ऊपर, और ये देखिए ये इसकी डाइजेशन हो रही है और आखिर में वो ख़त्म हो जा रहा है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का एक काम। फिर ये डायग्राम आपको फेगोसाइटोसिस में ऑटोफेगी में फ़र्क समझा रही है। तो फेगोसाइटोसिस में आप क्या करते हैं, कोई चीज़ जब बाहर से अंदर आती है तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, और ऑटोफेगी में जो डैमेज या नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनेल्स होती हैं आप उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, करता लाइजोसोम ही। ओके, ये पैरोक्सिसोम का फंक्शन हमने बात की थी कि इनके पास एक एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत टॉक्सिक मटेरियल है, फिर आपको पता है उस कैटेलेज उसको वाटर में और ऑक्सीजन में तोड़ के न्यूट्रलाइज करता है। जनाब अली, ये आपके पास एक और डायग्राम आ गई है जहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनल नज़र आ रहे हैं प्लांट सेल के, और ये वैक्यूल भी आपको नज़र आ रहा है। देखिए इतना बड़ा वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है, ये रहा। हमने बात की थी प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है, और जो आपके एनिमल सेल होते हैं उसमें वो सिर्फ एट टाइम ऑफ नीड जो है वो बनता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखेंगे तो देखें कितना बड़ा आपको, ये देखें ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये देखिए ये भी क्लोरोप्लास्ट है, ये देखिए ये भी क्लोरोप्लास्ट है, ये देखें ये भी क्लोरोप्लास्ट है। ये जो दबा हुआ आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मैं अगर आपके लिए इसको मार्क कर सकूँ, ये वाला जो दबा हुआ स्ट्रक्चर है ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो खाली एरिया सारा नज़र आ रहा है, ये खाली सारा एरिया ये इसका वैक्यूल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि प्लांट सेल के पास कितना बड़ा जो है वो वैक्यूल मौजूद है। और वैक्यूल के सारे फंक्शन हमने डिस्कस किए थे कि वो क्या क्या काम करता है, अभी दोबारा उसकी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। अब देखिए सेंट्रियोल क्या होते हैं, हम इसके एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर बात समझ आए। तो सेंट्रियोल को जो है वो एडवर्ड बेनेडिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। और सेंट्रियोल को अगर आप देखें तो ये देखें सेंट्रियोल का डायग्राम, इसमें अगर आप काउंट करना शुरू करें तो अच्छा सेंट्रियोल जो है आपको एडवांस प्लांट्स में और फंगस के अलावा तकरीबन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं। एनिमल्स में तो ऑब्वियसली होती हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको इसके ट्रिपलेट नज़र आ रहे होंगे, और ये 9 ट्रिपलेट हैं। देखें मैं अगर आपके लिए मार्क कर सकूँ 1, तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो ये 9 ट्रिपलेट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो है 2 सेंट्रियोल अलॉन्ग विद इसके साथ में एक बिल्कुल एमॉर्फस मटेरियल होता है, जब हम उसके साथ इसको मिला लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल में सेंट्रोसोम में ये थोड़ा सा फर्क होता है, इसको आपने ध्यान में रखना है।
अच्छा, अब सेंट्रियोल करते क्या है आपको पता है? इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स होते हैं और ये बेसिकली क्या करता है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये एक दूसरे से दूर मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। और फिर स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं वो आपको मालूम है, स्पिंडल फाइबर बहुत ज़बरदस्त पार्ट प्ले करते हैं किसके अंदर शाबाश जी, क्रोमोसोमल मूवमेंट के अंदर। बिल्कुल सही आपने गेस किया। अच्छा, तो ये जितनी भी मैं आपसे बातें डिस्कस कर रहा हूँ ये मैंने इसमें लिखी हुई भी हैं, आप इसको देख लीजिए। ये देखिए एक और, ये देखिए आप डायग्राम। तो अब देखिए, एक तो आपको ये एक सेंट्रियोल ये नज़र आ रहा है, एक सेंट्रियोल ये नज़र आ रहा है, साथ में इसको सराउंड किया हुआ आपको एमॉर्फस मटेरियल नज़र आ रहा है। तो इन तीनों की कलेक्शन को, कॉम्बिनेशन को हम सेंट्रोजोम का नाम देंगे। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का फर्क आपको समझ आ गया? तो सेंट्रियोल अगर हम सिर्फ 9 ट्रिपलेट वाले स्ट्रक्चर की बात करें और सेंट्रोजोम अगर हम उसके साथ एमॉर्फस मटेरियल की बात करें तो उसको हम शामिल कर लेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा। काम मैंने आपको बता दिया, एडवांस प्लांट में, लोअर प्लांट में होते हैं, एडवांस प्लांट में नहीं होते, फंगस में नहीं होते, इसके अलावा तकरीबन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और काम क्या करते हैं मैंने आपको बताया, शाबाश, क्रोमोसोमल मूवमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। और राइट, उसके बाद जब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन आपको पता है, साइटोस्केलेटन बिल्कुल ऐसे है जैसे हम क्या करते हैं जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग की बेसमेंट में हम एक नेटवर्क बिछाते हैं, सरियों का जाल बिछाते हैं ना, और फिर उसमें कंक्रीट डाल के उसको पक्का करते हैं। तो साइटोस्केलेटन सेल के लिए बिल्कुल उस कंक्रीट और उस सरियों के जाल की तरह है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फाइबर, और ये डिफरेंट फाइबर जो होती हैं पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती हैं और इस साइटोप्लाज्म के साथ जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसको स्टेबिलिटी देती हैं, उसको शेप देती हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि कैसे। ये डायग्राम देखिएगा, ये देखिए। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ब्लूइश एरिया है ये आपको साइटोप्लाज्म है, और ये जो रेड, ग्रीन और ये जो येलो कलर की जो फाइबर धागे आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह पूरे साइटोप्लाज्म में ये जगह जगह फैले हुए हैं। अब साइटोस्केलेटन में बेसिकली वहाँ पर 3 तरह की चीज़ें होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये आपको तीनों नज़र आ रहे हैं। ये जो आपके एक्टिन फिलामेंट हैं, दीज आर दी माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपके बड़े फिलामेंट्स हैं, और ये जो दरमियान वाले होते हैं ये आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। याद हमें क्या रखना है? याद हमें ये रखना है कि इन तीनों के डायमीटर का फ़र्क है। यानी जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं इनका डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर्स, 7 नैनोमीटर्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं इनका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर्स, 25 नैनोमीटर। और इनका इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है फ्रॉम 8 टू 11 नैनोमीटर्स। तो ये इन तीनों में बेसिकली फ़र्क होता है। एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप नोट करें वो ये कि इंटरमीडिएट फिलामेंट देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से न्यूक्लियस को सराउंड कर रही हैं। बेसिकली माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल बनती और टूटती रहती हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट परमानेंट होती हैं। तो जब भी सेल को परमानेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो इट लुक्स टुवर्ड द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसलिए आपको सेल में हमेशा इंटरमीडिएट फिलामेंट उन स्ट्रक्चर के साथ नजर आएंगे जहाँ पर परमानेंट सपोर्ट की जो हमें ज़रूरत होती है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है। राइट, ये मैंने आपके लिए डिस्टिंग्विश कर दिया है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट में। बात हमने उसकी कर ली है, तो ये आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी बात। ये एक और डायग्राम है जिसमें आपको तीनों नजर आ रहा है। नाउ दीज आर दी माइक्रोफिलामेंट एंड दीज आर दी माइक्रोट्यूब्यूल एंड दीज आर दी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये सारे आप देख रहे हैं, और ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी इस नेटवर्क के अंदर जो है वो छुपा हुआ है और दबा हुआ है और वहाँ पर कैद हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, और ये एलिमेंट जो है वो डिफरेंट साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर्स को जो है आपस में काबू करके बैठे हुए हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट की हमने बात कर ली है कि ये परमानेंट होते हैं, दीदा परमानेंट, तो ये टूटते बनते नहीं है। इसलिए जब भी सेल को सपोर्ट की जरूरत होगी, परमानेंट सपोर्ट की, तो इट लुक्स टुवर्ड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये एक और डायग्राम आप देख रहे हैं, और ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट आपके सामने है। अच्छा, प्लास्टिड की जब हम बात करते हैं तो प्लास्टिड में याद कर लीजिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम जरा देखिए। बेसिकली होता क्या है, जो इमेच्योर प्लांट सेल होते हैं उनके पास एक सेल ऑर्गेनेल होती है, जिस सेल ऑर्गेनेल को हम नाम देते हैं प्रोप्लास्टिड का। अब ये प्रोप्लास्टिड जो होता है इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये फोर फादर है, बिल्डिंग ब्लॉक है आपके प्लास्टिड का। तो अब प्लांट सेल को जिस प्लास्टिड की भी ज़रूरत होती है तो वो उस प्रोप्लास्टिड को उस पर्टिकुलर प्लास्टिड में कन्वर्ट कर लेता है। इसलिए अगर आप देखें तो ये प्रोप्लास्टिड से फिर हमारे पास दो चेन निकल रही है, एक ये चेन निकल रही है और दूसरी ये चेन निकल रही है। तो आप देखिए ये वाली जो चेन है इसमें हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट बन रहा है और इससे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, जबकि ये जो इशियोप्लास्ट है इससे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट बनते हैं। फिर ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास 3 तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट जो कि हमारी शाबाश कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट जो कि फैट स्टोर करते हैं, और प्रोटियोप्लास्ट जो कि हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो स्टोर करते हैं। तो बेसिकली जो ल्यूकोप्लास्ट है उनका काम स्टोरेज का है, आपको मालूम ही है।
तो क्रोमोप्लास्ट आपको पता है कलर्ड पार्ट होते हैं, ग्रीन को छोड़ के सारे कलर इनके पास होते हैं। ये प्लांट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, और प्लांट जो है वो पॉलिनेशन के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अभी हमने बात की। स्टोरेज प्लास्टिड्स हैं, ये प्लांट के उन पार्ट में होते हैं जहाँ पर सनलाइट की रीच नहीं होती, स्टेम के अंदर होंगे, अंडरग्राउंड पार्ट्स में होंगे, इस तरह से होंगे। और ये फिर वही डायग्राम कि आपके पास ये प्रोप्लास्टिड है, फिर प्रोप्लास्टिड आप देख रहे हैं बहुत सारे तरह के जो प्लास्टिड हैं वो आपके सामने बन रहे हैं। इशियोप्लास्ट मैंने आपको बताया जो कि आपके क्रोमोप्लास्ट बना सकते हैं। फिर क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। फिर ल्यूकोप्लास्ट में बात की 3 तरह के होंगे, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, जो कि हमारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। अच्छा, प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। मैं भी आपके थोड़े स्ट्रक्चर की यहाँ बात करता हूँ। इसकी डिटेल जो हम बात करेंगे ना वो हम बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में करेंगे, जब हम फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है वो पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा होगा कि इट्स डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। मैं आपके लिए इसकी मेम्ब्रेन को मार्क कर देता हूँ। तो देखिए, पहली तो इसकी मेम्ब्रेन इनर आउटर मेम्ब्रेन इसकी, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाली जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है ये आपकी इनर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और याद कीजिए मैंने बताया था आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलते हैं, शाबाश, जहाँ पर हमारे पास डीएनए मौजूद हो। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपको क्लोरोप्लास्ट का डीएनए मॉलिक्यूल भी नजर आ रहा है। तो वो जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की मैंने आपसे बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, कि साइंटिस्ट इस बात में बिलीव करते हैं कि ये पहले कोई बैक्टीरिया थे जो कि सेल में आने लग गए, तो ये उसका जो है वो पार्ट और पार्सल है उसके साथ। अच्छा, उसके बाद देखिए आपको इसके अंदर 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आपको ये स्टैक्स नज़र आ रहे हैं, ये प्लेट नज़र आ रही है, जैसे एक प्लेट ये नज़र आ रही है, फिर एक प्लेट ये नज़र आ रही है, फिर एक प्लेट ये नज़र आ रही है, फिर ये, इस तरह बहुत सारे आपको प्लेट नज़र आ रहे हैं ना। यहाँ देखिए ये ऊपर से लेकर नीचे तक आपको प्लेट ही प्लेट नज़र आ रही हैं। तो ये जो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, इन इंडिविजुअल प्लेट्स को हम नाम देते हैं ग्रेना का। एक होगा तो ग्रेनम, एक से ज़्यादा होंगे तो ग्रेना। और आप ये बात याद कर लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि इनका जो कलेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये जो कलेक्शन आपको पूरा नज़र आ रहा है, ये पूरा कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड थाइलोकॉइड। इस कलेक्शन को बेटा हम लोग जो है वो थाइलोकॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जो कलेक्शन आपको नज़र आ रही है, दिस इज थाइलोकॉइड। अब इस थाइलोकॉइड के अंदर जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो परफॉर्म होता है, ठीक है। और आप देख रहे हो ये थाइलोकॉइड जो है वो इंटरकनेक्टेड है, कनेक्शन के जरिए आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो बाहर वाली खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये खाली जगह इट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो आपको खाली जगह ये वाली जो नज़र आ रही है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, लिक्विड के अंदर जो है वो डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का जो है वो होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल बात करेंगे हम कब, जब हम बात करेंगे हमारे बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर की। तो ये एक और डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है, और ये प्लास्टिड की डायग्राम भी इसके साथ ही कंबाइन हो गई। इस हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लास्ट लेक्चर ऑफ सेल। अब आपको पता है आपने क्या करना है, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी उसको बहुत कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, और इसी तरीके से इस चैनल को जो है पतिराई बख्शिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, जो हमारे सेल के MCQs हैं, जो हमारे NTS के पेपर में, पास पेपर में आए, मैं उसकी बात करूंगा, और साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा कुछ और MCQs की भी जो सेल के चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन, खुदा हाफिज़। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।